Good morning students. In previous video we discussed about light reaction. Now we will talk about dark reaction. देखिए what is dark reaction? जो ATP और NADPH2 फॉर्म हुए हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, अब उनका यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में और इसका क्या आउटकम होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो जो रिएक्शन होगी उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसे क्यों कहते हैं डार्क रिएक्शन? क्योंकि इट इज़ नॉट डिपेंडेड अपॉन लाइट, यानी लाइट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, डार्क रिएक्शन पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता. इट कैन अकर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट. वी कैन से इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. इट अकर्स इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इट इज़ स्लोअर देन लाइट रिएक्शन. It was discovered by Blackman and later work by Kelvin and Benson. In this reaction, CO2 is fixed into carbohydrate. That's why this process is called CO2 fixation process, and ATP and NADPH2 are utilized in this process. अब ये जो CO2 फिक्स हुआ है ये डिफरेंट, यानी डाइवर्सिटी है प्लांट्स में, डिफरेंट प्लांट्स में ये डिफरेंट मेथड से होता है. देन वी कैन क्लासीफाइड इनटू 3 C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड थर्ड इज कैम साइकिल. तीनों में ही, यानी ये जो 3 साइकिल्स हैं इनमें क्या होगा? लास्ट में ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन हो रहा होगा. बट इन्हें हम C3, C4 और कैम क्यों कहते हैं? अब हम ये डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट C3 साइकिल. यस, फर्स्ट इज C3 साइकिल. देखिए स्टूडेंट, C3 साइकिल को केल्विन ने डिस्कवर किया था. एंड व्हाई इज इट कॉल्ड C3 साइकिल? बिकॉज इन दिस रिएक्शन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, phosphoglyceric acid. First stable product is 3 carbon compound. That's why it is called C3 cycle. ठीक है. अब ये phosphoglyceric acid कैसे बना? अब इसमें देखिए CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है. फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम. CO2 जो एब्जॉर्ब हो रही है उसे फर्स्ट जो एब्जॉर्ब करता है एक्सेप्टर, इसका नेम है राइबोलोज 1,5 डाईफॉस्फेट. इसे बिसफॉस्फेट भी कहते हैं, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और इसे हम राइबोलोज 1,5 डाईफॉस्फेट भी कहते हैं. व्हाट इज इट? इट इज़ 5 कार्बन शुगर. इट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम ये कहेंगे कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है. ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर RUBP, राइबोलोज 1,5 से हम डाईफॉस्फेट भी कहते हैं. तो यहाँ पर राइबोलोज डाईफॉस्फेट ने CO2 को एब्जॉर्ब करा और बनाया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. स्टूडेंट देखिए केल्विन साइकिल में अभी आप बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ोगे, लेकिन अगर माइंड में आप एक बात रखेंगे कि CO2 से लास्ट में किसका फॉर्मेशन होगा? C6H12O6 का. ठीक है, तो आपको ये वाला मोटिव रहेगा. इसे आप मूवी की तरह समझिए कि जिसका क्लाइमेक्स आपको पता है कि इसमें C6H12O6 बन रहा है, और वो बनेगा कैसे ये भी आपको यहाँ देखना है. तो अब यहाँ पे 1 CO2 है और ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? कार्बन के 6. तो मीन्स कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए हाउ मैनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर. अब 6 मॉलिक्यूल ये हो गए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUDP के ही होंगे. तो टोटल इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 12 मॉलिक्यूल्स. तो हम यहाँ लिख देते हैं इसे 12 मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ देखिए ये तो है 5 कार्बन शुगर, ये है 1 कार्बन, तो 1 and 5 6 हो गए. और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है ये कैसा है? 3 कार्बन कंपाउंड है, बट इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं अभी यहाँ पर? एक मिनट. यस, 12 मॉलिक्यूल्स. और ये कार्बन कैसा है? 3 कार्बन कंपाउंड. यहाँ पे CO2 ऐड हुई है, और CO2 एडिशन को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन. और कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम.
और आपको पता है कि जैसे रिएक्शन होती है वैसा ही एंजाइम का नेम है, यानी इसमें कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एंजाइम कौन सा आया, कार्बोक्सिलेट। एक बार हम एंजाइम बाद में हम आप लर्न कर लेना, एक बार इतना कंफ्यूज मत होइए कि इतना सारा आपको देखना होगा, अब एंजाइम बाद में भी देख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ RUDP, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। देखिए ये जो एंजाइम है इसको रुबिस्को एंजाइम भी कहते हैं, रुबिस्को। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो अर्थ पर जो मोस्ट अबेंडेड प्रोटीन है वो कौन सा है, रुबिस्को। ठीक है, अगर पूछे कि क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट अबेंडेड प्रोटीन ऑन अर्थ, दैट इज रुबिस्को, जो इसमें डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। अब यहाँ पे बन गया था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन हुआ तो यानी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हम यहाँ लिखते भी जाते हैं 12 मॉलिक्यूल्स हैं। और ये कितने कार्बन कंपाउंड है, इट्स 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड है ये। अब यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन मीन्स क्या होगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। और अभी हमें ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि डार्क रिएक्शन में ATP और NADP का H2 का यूज़ होगा। तो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स हैं PGA के, तो कितनी ATP रिक्वायर होगी, ये ATP दी, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ATP के, 12 मॉलिक्यूल्स। तो जैसे इसे 12 मॉलिक्यूल ATP के मिले, ये PGA से होगी 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी इसके ये जो इस जो मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ऐड है, ठीक है। और ये कितने कंपाउंड है, वही 3 कार्बन कंपाउंड है। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 12 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर ये जो ATP है, जब इसने फॉस्फेट दे दी तो यहाँ क्या बन गया, ADP। कितने ADP, 12 ADP का फॉर्मेशन हो गया, ATP यहाँ यूज़ हो गई। अब यहाँ पर ये है PGA, 1,3 PGA, डाई PGA, हम इसे कह सकते हैं 1,3 डाई PGA। PGA का क्या मीनिंग है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं आपको लास्ट में इन सब के फुल नेम भी लिखवा दूंगी। 1,3 डाई PGA। अब ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस मीन्स ये ग्लिसरिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक इसमें ग्रुप है। अगर ये इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ, रिमूवल हो गया। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जो है, हम कहेंगे कि ये जो इसमें से डीहाइड्रोजनेशन हुआ है, ये कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और जहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या यूज़ होता है, NADPH2। देखिए आगे NADPH2, देखिए जल्दी ही यूज़ हो गई। ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने NADPH2 रिक्वायर होंगे, 12। और ये क्या बन जाएगा, 12 NADP। अब यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन होने से ये बना है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। और ये है 12 NADP आयन। अब यहाँ पर 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में से फॉस्फेटेज एंजाइम डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। यानी ये फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिमूव हो गया एक फॉस्फेट। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, 12 मॉलिक्यूल्स। अभी देखिए 12 चलता आ रहा है, तो ये भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 12 मॉलिक्यूल। ये है फॉस्फेटेज एंजाइम। अब यहाँ पर है 12 मॉलिक्यूल्स जो PGAL हैं, इसमें से ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ही कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करते, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ही PGAL के फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ही क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। तो रिमेनिंग कितने हुए, कितने बचे, 10 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा फिर, बस खत्म क्या रिएक्शन, नो।
यहाँ पर ये देखिए, ये RUDP जो है वो इसका रीजनरेशन होगा। इस 10 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl से किसका रीजनरेशन होगा? RUDP का। RUDP राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं इसे तो हम बोलते हैं जनरेटिव फेज में ये जाएंगे। दे विल एंटर इन जनरेटिव फेज बिकॉज दे विल रीजनरेट द RUDP and 2 molecules of PgAl will synthesize glucose, so we can say they will undergo in synthesis phase। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं सिंथेसिस फेज क्या है, ये आप नोट कर सकते हैं। एक बार मैं लास्ट में फिर आपको बता दूंगी। अब हम देखते हैं सिंथेसिस फेज। स्टूडेंट डरना मत, इसे मूवी की तरह समझो, ये मत सोचो ये क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। ठीक है, आप वीडियो को अगेन जो है रिपीट भी कर सकते हैं कि देखना हो आपको, जिससे आपको समझ आ जाए। अब हम देखते हैं फर्स्ट सिंथेसिस फेज का क्या होता है। देखिए, सिंथेसिस फेज में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं यूज़ हुए हैं। सिंथेसिस फेज में कितने मॉलिक्यूल्स PgAl के यूज़ होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ मैंने लिख दिए 2 मॉलिक्यूल्स। PgAl अगेन कितने कार्बन कंपाउंड है? PgAl वही 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ये मैंने लिख दिया एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया। यहाँ पर देखिए, एक मॉलिक्यूल जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये सेक्रीफाइस दे रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नेम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? इसमें कीटो ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो ये आइसोमर में चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी 1 PgAl molecule will converted into 1 molecule of dihydroxy acetone phosphate। ये 1 मॉलिक्यूल, इसका भी क्या है 1 मॉलिक्यूल रिमेनिंग है। ये भी क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये दोनों एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना लेते हैं 3+3, कितने हो गए 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और 6 कार्बन कंपाउंड जो इसके अंदर फॉर्म हो रहा है वो है फ्रक्टोज। एक फॉस्फेट इसमें, एक फॉस्फेट इसमें है, 1,6 डाईफॉस्फेट। इसका फॉर्मेशन हुआ फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। स्टूडेंट कभी भी आपको, जैसे इसमें इतने सारे आप केमिकल्स पढ़ेंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे, अगर आपको वो रिमेंबर रखना है कि वो कितने कार्बन कंपाउंड है, तो स्टूडेंट देखना कि जैसे जो डाईफॉस्फेट होंगे उसमें ही लिखा होगा कि एक तो फर्स्ट पर उसके अटैच होगा और एक लास्ट पे होगा। तो लास्ट हुआ मीन्स वो मॉलिक्यूल उतने कार्बन कंपाउंड है, जैसे इसका फर्स्ट पे और एक 6 पे है, तो ये है 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इसमें एक 3rd पे अटैच था, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें फॉस्फेट 3 कार्बन पर अटैच था, 3rd कार्बन पर। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बने? फ्रक्टोज 1 मॉलिक्यूल ही बना, क्योंकि इन दोनों के भी तो 1 मॉलिक्यूल थे। अब फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और ये बना लेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर बना लेगा आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना लेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है और इसमें से भी फॉस्फेट रिमूव हुआ, यहाँ दिख नहीं रहा, इधर लिख देती हूँ मैं, तो ये बना लेगा ग्लूकोज। अब यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो गया, ये भी 1 मॉलिक्यूल है, तो इसके भी 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो देखिए
जो ATP है वो तो सेकेंड स्टेप में यूज़ हो गया था, NADPH2 भी यूज़ हो गया था। जब यहाँ से फॉस्फेट रिमूव हो रहा है तो वो क्या बन रहा है, ATP नहीं बनेगा स्टूडेंट। यहाँ जब भी फॉस्फेट रिमूव हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इट नीड्स वाटर। यहाँ पर ये वाटर की प्रेजेंस में इसका लाइसिस हो गया, इसलिए फॉस्फेट रिमूव हो गया। यहाँ पे भी फॉस्फेट रिमूव हुआ प्लस H3PO4 वाटर की प्रेजेंस में फॉस्फेट रिमूव हुआ और ये क्या बन गया, ग्लूकोज। यानी ये तो हो गया, क्लाइमैक्स तो आ गया। लेकिन वो जो अदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं PGAL के, उनका क्या हुआ, दे विल एंटर इन रीजनरेटिव फेज। उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट रीजनरेटिव फेज। किसका रीजनरेशन होगा, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का। कितने मॉलिक्यूल्स सभी हैं, 10 मॉलिक्यूल्स किसके, PGAL के। यहाँ लिख देते हैं हम 10 मॉलिक्यूल्स। बट ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके, 10 मॉलिक्यूल्स। अब 10 मॉलिक्यूल्स में से 4 मॉलिक्यूल्स of PGAL convert into dihydroxy acetone phosphate. 4 molecules of PGAL convert into dihydroxy acetone phosphate किसकी एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये भी कितने मॉलिक्यूल बने इसके, 4 मॉलिक्यूल। कार्बन वही कितने कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। यहाँ पर बचे कितने, 6, क्योंकि 4 तो ये रहे और ये यहाँ पे है 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL। अब यहाँ पर इसके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL के वो बाइंड होंगे। देखिए दोबारा देखिए, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL थे, जिसमें से 4 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL विल कन्वर्ट इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी 10 में से 4 तो DHEP बन गए और रिमेनिंग कितने रहे, 6। अब इस जो 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के, उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स DHEP के किसके साथ कंबाइन होते हैं, PGAL के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में। ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। तो क्या होगा, 3 + 3 एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाएगा 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और वही सेम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट शॉर्ट में लिख दिया है। अब यहाँ ये बन गया। अब इसमें से फॉस्फेट रिमूव होगा और ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यानी जब भी फॉस्फेट रिमूव हो रहा है तो क्या बन रहा है, H3PO4। अभी कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बने, देखिए ये 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल सी इसके बने फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी जो चेंज हो रहा है, इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की 2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर ये देखिए DHEP 2 मॉलिक्यूल्स इसके ये बच रहे थे, ये और ये मिलके बनाएंगे DHEP। कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। तो 6 और +3 9 हो गए। यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जो 9 है, 9 का नहीं बनता है इसमें ये ब्रेक होता है 2 में। एक तो होता है 5 कार्बन कंपाउंड में और एक होता है 4 कार्बन कंपाउंड में। 5 कार्बन कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है वो है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट। और जो 4 कार्बन है वो हुआ है इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट।
तो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट है, मीन्स ये 4 कार्बन कंपाउंड बना है और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ही मिलकर बनाया था, तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अगर स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, मैं इसे स्ट्रेट लिख देती हूँ। देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl, 6 और 4 ये डिवाइड होगा, इनमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl विल कन्वर्ट इनटू डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल्स? 4 मॉलिक्यूल। और 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DHAP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl विल फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। तो जो यूज़ हो गए हैं हम उन्हें ऐसे सर्कल कर लेते हैं, ये यूज़ हो गया। तो रिमेनिंग कितने रहे? अभी 2 DHAP ये रह रहे हैं और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl भी रह रहे हैं। अब यहाँ पे ये बना था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसमें से फॉस्फेट एक रिमूव हुआ। फॉस्फेट रिमूव हुआ किसके प्रेजेंस में? फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ बना H3PO4। ठीक है, और क्या बना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इनके मॉलिक्यूल्स और देख लीजिए, वापस से देख लेते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसके भी 2, तो यहाँ पे भी इसके भी कितने बने? 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl यूज़ होंगे। तो यहाँ से जब 2 यूज़ होंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 PgAl जो यूज़ हो गए। तो यूज़ हो गए तो इसको हम सर्कल कर देते हैं, यूज़ हो गए। तो कितने अभी रह रहे हैं? ये रह रहा है, अभी इस पर सर्कल नहीं हुआ है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस 2 PgAl ये मिलके बनाएंगे, यहाँ पे ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 6 + 3 क्या हो गया? 9। 9 मीन्स एक तो बनता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और एक बनता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। पता ही लग रहा है कि इरिथ्रोज 4 कार्बन कंपाउंड है और ज़ाइलुलोज 5 कार्बन कंपाउंड है। फुल फॉर्म लास्ट में आपको लिखवा दूंगी। अब यहाँ पर इसको हम रेड से सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि ये भी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये आगे भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है अभी इमीडिएटली। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है ये इस 2 मॉलिक्यूल और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ मिलके क्या बनाता है? ये देखो, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं 3, 4, यानी कुछ ना 7 कार्बन कंपाउंड बनेगा। एक फॉस्फेट इसमें भी, एक फॉस्फेट इसमें भी है, तो यानी 1,6 डाइफॉस्फेट होगा। तो हम इसे लिख देते हैं जो सीडो हेप्टुलोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। सीडो हेप्टुलोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहाँ पे अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सीडो हेप्टुलोज 1,6 डाइफॉस्फेट, और शॉर्ट में क्या लिख देंगे हम इसे? S 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, वही सेम इसमें से भी एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, ये बन गया S6 फॉस्फेट। जो फॉस्फेट रिमूव हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है? H3PO4, यानी फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब S6 फॉस्फेट है, ये कितने कार्बन कंपाउंड है? यहाँ लिख देते हैं हम 4 + 3 7 कार्बन कंपाउंड है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, ये लिख दिया 2 मॉलिक्यूल्स। यस, यहाँ पर सॉरी S17, बिकॉज ये 7 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे 6 कैसे लिख दिया मैंने? S17 डाइफॉस्फेट एंड S7 फॉस्फेट, बिकॉज 7 कार्बन कंपाउंड है ये, तो 7th पोजीशन पर ही तो फॉस्फेट अटैच होगा। अब ये जो सीडो हेप्टोलोज 7 फॉस्फेट है, 7 कार्बन, ये बाइंड होगा। ये देखो क्या बच रहा है, अभी देखो ये भी यूज़ हो गया, इसे यूज़ कर लिया तो हम इसे सर्कल कर देते हैं। आप बताओ कहीं कुछ बच रहा है? ये भी यूज़ हुआ है, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गई, ये रह रहा है 2 PgAl। तो प्लस 2 PgAl के साथ मिलके प्लस
यहाँ लिख देते हैं, ब्लैक से यूज़ करते हैं, 2PgAl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl। यहाँ पे ये 3 कार्बन कंपाउंड है PgAl, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, और इसके भी कितने थे, 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर 7 + 3 10 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये बनाते हैं हम राइबोस 5-फॉस्फेट प्लस ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी हम रेड से सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें वो क्या मिल गए, 5 कार्बन कंपाउंड मिल गए। एक ये रहा, कितने मॉलिक्यूल्स से, 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है तीनों ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट, इसे भी यहाँ ले आते हैं, ये आ जाओ आप भी यहाँ पे। ये जो ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट है ये यहाँ आ गया। अब ये देखिए तीनों ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट, राइबोस 5-फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट, ये तीनों जो केमिकल है ये एपिमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बनाएंगे, राइबुलोज 5-फॉस्फेट, राइबुलोज 5-फॉस्फेट, ये भी राइबुलोज 5-फॉस्फेट, ये भी क्या बनाएगा, राइबुलोज 5-फॉस्फेट, और ये भी राइबुलोज 5-फॉस्फेट। लेकिन हमें रीजनरेशन किसका करना था, राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट का, लेकिन अभी तो ये क्या है, 5-फॉस्फेट है। तो यहाँ पर कितने ATP और चाहिए, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स इसके हैं। 2 + 2 + 2 = 6 मॉलिक्यूल, यानी इसमें अगर 6 मॉलिक्यूल अगर इसे फॉस्फेट प्रोवाइड हो जाए तो ये बना लेगा राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। तो अब इन्हें दे देते हैं ATP, टोटल हम कर देते हैं 6 मॉलिक्यूल्स। इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से ऊपर। ये अगर ATP मिल गए 2 + 2 + 2, कितनी ATP मिली, 6 ATP अगर दे दी, 6 ATP दे दी, तो इन सब के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, और ये 6 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट। यानी ये मूवी यहाँ पर जाकर फिनिश होती है। ग्लूकोज तो बन ही गया था, अब साथ में और क्या बन गया, लास्ट में हमें यही चाहिए था। अब ये देखिए साइकिल फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसे साइक्लिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, C3 साइकिल ऐसे चलता जा रहा है, यानी ये राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिख दिए 6 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जब 6 ATP हमने दी, यानी इन्हें फॉस्फेट दिया, तो क्या रिलीज होगा, 6 ADP, 6 ADP। अब आप अगर वीडियो को रिवर्स करके देखोगे तो हमने 12 ATP पहले यूज़ की थी, ठीक है, और 6 और यूज़ की, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई है 18 ATP प्लस 12 NADPH2, 12 NADPH2 का यूज़ हुआ। तो हम नेट रिएक्शन लिख देते हैं, आपको स्टूडेंट इसको रिवाइंड कर करके आप देख लीजिएगा, तब ये समझ आएगा आपको। तो हम ये नेट रिएक्शन लिखते हैं कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्लस 6, तो 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्लस 12 NADPH2 यूज़ हुए इस रिएक्शन में। और क्या यूज़ हुआ, कितने, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और क्या यूज़ हुआ, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUDP। इससे क्या मिला, C6H12O6, ठीक है, और ATP से क्या बना, 18 ADP, NADPH2 से क्या बना, 12 NADP आए। तो यहाँ पर ये यूज़ हो गया एसिमिलेटरी पावर,
ATP और NADPH2 और हमें हमारा रिजल्ट मिल गया C6H12O6। तो ये रिएक्शन में कहीं लाइट यूज़ नहीं हुई और हर रिएक्शन में एंजाइम का रोल था, तो प्योरली एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड CO2 रिड्यूस होके क्या बन गया, C6H12O6। तो ये था पूरा केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, ये जो बीच में एंजाइम्स आए हैं और इनके फुल नेम है, उसके लिए मैं आप एक अलग स्क्रीन शेयर कर दूंगी आपको, इस पर आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।